दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि सरकार पुरानी गाड़ियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो वैसे भी आपको पता होगा कि एनजीटी का 10 साल वाला हार्ड बैन है डीजल की गाड़ियों के ऊपर। लेकिन अगर आप बाकी इंडिया से है तो वहां भी एक फाइनेंशियल वॉल खड़ी कर दी गई है। डेटा से समझते हैं, अप्रैल 2022 से पहले अगर आपको अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होता तो फीस थी सिर्फ 600 रुपए। लेकिन आज वो एकदम से बढ़ा करके इन्होंने कर दिए 5000 रुपए, सीधा 8 गुना कर दिया है। कुछ बाकी स्टेट्स में तो बैन लगाने की भी बात हो रही है। अब आपको ये बताएंगे कि भैया ये सब पोल्यूशन की वजह से है, हवा साफ करनी है, और हाँ वो सच भी है, लेकिन वो सारा सच नहीं है। आज ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा यानी मेरे साथ हम यही सब डिकोड करेंगे। ये पॉलिसी सिर्फ पोल्यूशन के बारे में नहीं है, ये इंडिया की रिसोर्स सोवरेंटी की स्टोरी है। हम बात करेंगे टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसे जायंट्स की, और कैसे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इनके द्वारा बड़ी बड़ी हाईटेक फैक्ट्रीज लगाने में, जो सिर्फ पुरानी ऑल्टो या सैंट्रो को उठाएंगे, उसे कुचल देंगे, उससे मेटल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने गराजेस के अंदर, क्योंकि आपके गराज में खड़ी हुई पुरानी गाड़ी कोई बोझ नहीं है, वो एक अर्बन माइन की तरह है। आज हम डिकोड करेंगे इंडिया की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। हम समझेंगे कि कैसे आपकी पुरानी गाड़ी दरअसल एक छुपा हुआ रॉ मटेरियल है और कैसे टाटा ग्रुप इसका इस्तेमाल कर रहा है। हम ये भी समझेंगे कैसे ऑस्ट्रेलिया पे हमारी एक बड़ी डिपेंडेंसी है जो इसके थ्रू हम कम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टील इंडस्ट्री का केमिकल लोचा समझना पड़ेगा। इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के हिसाब से हमें 2030 तक 300 मिलियन टन की स्टील कैपेसिटी खड़ी करनी है। सवाल यह है, इतना स्टील बनता कैसे है? थोड़ा स्कूल की केमिस्ट्री याद करते हैं चलो। मेन इंग्रेडिएंट है आयरन ओर यानी कच्चा लोहा। खुशखबरी यह है कि इंडिया के पास आयरन ओर के मैसिव भंडार है, उड़ीसा में, झारखंड में, मतलब हम यहाँ अमीर हैं। बुरी खबर यह है कि सिर्फ आयरन ओर से स्टील नहीं बनता। आयरन ओर में ऑक्सीजन फंसा होता है। उस ऑक्सीजन को निकालने के लिए आपको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके लिए लगता है एक बहुत ही खास तरह का कोल यानी कि कोयला, जिसे कहते हैं कोकिंग कोल। यहाँ आती है ट्रेजेडी, इंडिया में ढंग का कोकिंग कोल नहीं मिलता है। हमें क्रिटिकली डेफिशिएंट कंट्री है इस चीज को लेकर के। हम अपनी जरूरत का करीब 90% कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से। हर साल लगभग 58 मिलियन टन कोल हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो हिसाब लगाइए, चावल तो घर का है, लेकिन बिरयानी पकाने के लिए जो खास मसाला चाहिए वो सब हमें बाहर से लाना पड़ता है, और एक बड़ी डिपेंडेंसी बन जाती है। जरा सोच के देखो, अगर कल ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई चेन टूट गई, कोई भी दिक्कत आ गई, मान लीजिए माइन में फ्लडिंग ही हो गई, तो इंडिया की स्टील प्रोडक्शन ठप पड़ जाएगी या फिर उस पर काफी बड़ा प्रेशर आ जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बन जाती है। स्टील बनाने का ये पुराना तरीका, कोल और आयरन ओर वाला, इसे कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस का रूट। ये थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा महंगा है, और हमें दूसरों का गुलाम बनाता है। पर एक और तरीका है, एक जुगाड़ जो अब टेक्नोलॉजी बन चुका है, मैदान में आती है इसी के साथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वाली टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट EAF। ये नए जमाने की भट्टियां हैं। इसमें हमें कोकिंग कोल की भी जरूरत नहीं पड़ती और आयरन ओर की भी नहीं। तो इसका रॉ मटेरियल आखिर होता क्या है? स्क्रैप स्टील, मतलब पुराना स्टील। उसे बिजली में पिघला करके नया स्टील बना लिया जाता है। सिंपल रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है। चलो डेटा पे जरा ध्यान देते हैं। इस प्रोसेस में पुराने तरीके के मुकाबले 75% कम एनर्जी लगती है, और कार्बन एमिशंस वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जहां ब्लास्ट फर्नेस में 1 टन स्टील बनाने में लगभग 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वहीं रिसाइकलिंग में ये नंबर गिर के 0.6 टन पे आ जाता है। सीधा 70% का रिडक्शन। तो आइए अब जरा मैथ समझते हैं। एक आम पुरानी कार, मान लीजिए मारुति ऑल्टो 800, उसका वजन लगभग 850 केजीज होता है। इसमें से लगभग 600 केजीज तो शुद्ध देसी स्टील है। तो टाटा स्टील के लिए पुरानी गाड़ी कचरा नहीं है, ये एक प्री रिफाइंड आयरन ओर नॉड्यूल है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों टाटा स्टील के लिए ये कचरा नहीं है। ये सड़क पर खड़ा हुआ तैयार रॉ मटेरियल का पैकेट है। हर 1 टन स्क्रैप का माल इस्तेमाल होना मतलब काफी सारा कोल जो इंपोर्ट होता, हम उससे बच गए। यही है असली गेम, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आप बोलोगे जयंत भाई, अगर स्क्रैप इतना ही कीमती है तो हम बाहर से क्यों नहीं मंगवा लेते, अपनी गाड़ियां क्यों तोड़े उसके लिए? वेल, बात बिल्कुल सही है, पर आज तक हम यही करते आ रहे हैं। इंडिया हर साल तकरीबन 7 मिलियन टन ऑफ स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करता है, यूरोप से, US से, जगह जगह से। मोटे तौर पर हम उनका कचरा खरीदते आ रहे हैं। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। यूरोप ने एक नया कानून पास किया है, वेस्ट शिपमेंट रेगुलेशन। इसका डेटा बहुत डरावना है। ये 2027 से यूरोप ने डिसाइड किया है कि वो नॉन OECD कंट्रीज यानी इंडिया जैसे देशों को अपना स्क्रैप भेजना बंद कर देंगे। 2027 से ये दरवाजा बंद होने वाला है। इस ग्राफ को अब जरा देखिए। एक तरफ हमें 300 मिलियन टन ऑफ स्टील कैपेसिटी एस्टैब्लिश करनी है, डिमांड ऊपर जा रही है, लेकिन बाहर से सप्लाई जीरो होने वाली है स्क्रैप स्टील की। यहाँ एक बड़ा स्क्रैप का गैप बन जाएगा। यही वजह है कि स्क्रैपेज पॉलिसी मजबूरी बन गई है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है। इंडिया में स्क्रैपिंग आज तक कबाड़ी वाले करते थे, जैसे दिल्ली का मायापुरी मार्केट।
ये लोग गैस कटर्स का यूज करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा बुरा है। पर टेक्निकली इससे बड़ी समस्या है कंटामिनेशन यानी मिलावट। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बहुत टेक्निकल लेकिन बड़ा ही जरूरी पॉइंट है। एक कार में स्टील होता है और उसके अंदर कॉपर वायरिंग भी होती है। मेटलर्जी में स्टील और कॉपर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर आपने गाड़ी को बिना वायरिंग निकाले पिघला दिया, जो कि अक्सर इनफॉर्मल सेक्टर में होता है, तो कॉपर स्टील में मिक्स हो जाएगा और एक बार कॉपर मिक्स हो गया तो उसे अलग करना नामुमकिन हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा खर्चा होगा उसके ऊपर। नतीजा हॉट शॉर्टनेस, स्टील कमजोर हो जाता है। आप उससे सस्ता सरिया तो बना सकते हैं पर नई गाड़ी की बॉडी नहीं बना पाओगे। हम रिसाइकलिंग नहीं, हम डाउन साइकलिंग कर देते हैं। वैसे यही एंट्री होती है रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की, जैसे टाटा वाले खोल रहे हैं अपने रीवायर सेंटर्स के नाम से, ऐसे ही महिंद्रा वाले भी खोल रहे हैं, मारुति वाले भी खोल रहे हैं। ये कबाड़ की दुकान नहीं है, ये फैक्ट्रीज हैं। इनका प्रोसेस एकदम अलग है। सबसे पहले स्टार्ट होता है डी पोल्यूशन, जहां सारा ऑयल निकाला जाता है, ब्रेक फ्लूइड निकाला जाता है और इसके बाद आपकी गाड़ी के ऊपर वो लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, जहां वर्कर्स मैन्युअली कॉपर वायरिंग हार्नेस को खींच कर निकालते हैं ताकि वो जहर उस सोने से अलग हो जाए। और उसके बाद बारी आती है श्रेडर की। टाटा ग्रुप ने रोहतक यानी हरियाणा में एक 4000 हॉर्स पावर वाला बड़ा सारा श्रेडर लगाया है जो पूरी गाड़ी को सेकंड्स के अंदर मुट्ठी भर टुकड़ों में बांट देता है। और फाइनली पावरफुल मैग्नेट्स लगाए हैं जो उससे आयरन को अलग कर लेते हैं। इसका आउटकम निकलता है टाटा फेरो श्रेड, जो कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक कैच है जो कि आपको नहीं बताया गया। आप बोलोगे जयंत भाई, अगर टाटा की फैक्ट्री इतनी हाईटेक है तो ये लोग मायापुरी में क्यों नहीं लगा देते? अगर आप अपनी 15 साल पुरानी वैगनआर लेके मायापुरी के चिंटू भाई के पास जाओगे तो शायद वो आपको 40,000 रुपए देंगे, लेकिन अगर आप टाटा के स्क्रैप प्लांट में जाओगे तो शायद आपको मिलेंगे 15,000 रुपए। यही है असली लफड़ा। पर ऐसा है क्यों? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है भला? फर्क है ऑर्गन डोनेशन का। मैं ढंग से समझाता हूं आपको। मायापुरी वाला आपकी गाड़ी को रिसाइकल नहीं करता, वो उसे कैनिबलाइज करता है। वो इंजन निकाल के किसी टैक्सी वाले को बेचेगा, दरवाजा निकाल के किसी गैराज को बेचेगा। लेकिन टाटा के लिए आपकी गाड़ी सिर्फ रॉ मटेरियल का सोर्स है। वो पार्ट्स नहीं बेचते, वो सिर्फ लोहा पिघलाते हैं। इसलिए फॉर्मल सेक्टर कभी भी इनफॉर्मल सेक्टर जितना कैश नहीं दे सकता। यही वजह है कि सरकार को फीस और फाइन्स का यूज करना पड़ता है। सरकार जानती है कि जब तक पुरानी गाड़ी रखना महंगा नहीं पड़ेगा तब तक कोई भी अपनी गाड़ी स्क्रैपेज के लिए तो नहीं बेचेगा। इट्स अ फोर्स्ड मार्केट करेक्शन। और अब इसी बात पे हम आते हैं जरा एक दूसरे एंगल के ऊपर। आपको लग रहा होगा कि ये स्क्रैपेज पॉलिसी सिर्फ एक सरकारी रूल है, तो आओ एक केस स्टडी करते हैं। टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजी को जूम आउट करके देखते हैं, उससे आपको दिखेगा कि असली मास्टर प्लान क्या है। मैं इसे बोलता हूँ टाटा स्पाइडर वेब। टाटा ने आखिर ये रियलाइज किया कि फ्यूचर माइनिंग में नहीं, अर्बन माइनिंग में है, तो उन्होंने रैंडम जगह पे प्लांट्स नहीं लगाए। उन्होंने एक पूरा स्क्रैपेज इकोसिस्टम क्रिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे इंडिया को कवर करने के लिए कई सारे स्क्रैपेज सेंटर्स खोले हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया जयपुर के साथ, जो कि राजस्थान में है। वहां टाटा मोटर्स ने अपनी पहली रीवायर फैसिलिटी खोली। इस एक प्लांट की कैपेसिटी लगभग 15,000 गाड़ियां हर साल है। इसके बाद वो गए ईस्ट इंडिया, जहां पे उन्होंने भुवनेश्वर को चुना ओडिशा में, और वहां एक प्लांट लगाया जिसकी कैपेसिटी 10,000 गाड़ियां हर साल की है। फिर बारी आई वेस्ट इंडिया की, तो वो गए सूरत यानी गुजरात, जहां उन्होंने एक मैसिव प्लांट खोला जिसकी कैपेसिटी 15,000 गाड़ियां हर साल की है। और फाइनली नॉर्थ इंडिया को समझने के लिए उन्होंने एक और प्लांट खोला चंडीगढ़ में। यहाँ पे एक ऐसा सेटअप लगाया जहाँ पे साल की 12,000 गाड़ियां ट्रीट हो सकती हैं। और अब बैक टू बैक और ऐसे प्लांट से लोग खोलते जा रहे हैं। अगर आपको ये सब जोड़ के देखें तो टाटा मोटर्स लाखों गाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहा है जो हर साल ये लोग स्क्रैप करने वाले हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन सारे सेंटर से जितना भी स्टील निकलेगा उसको ये लेके जाना चाहते हैं पंजाब, जहां पे कि 0.5 मिलियन टन की नई स्टील मिल लगा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का बेसिकली यूज होगा। और वहां पे इस सारे स्टील से रिसाइकल्ड स्टील बनेगा। और यहाँ पे टाटा ग्रुप का डबल मार्जिन गेम शुरू होता है। पहले स्टेप में टाटा मोटर्स पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके पैसे कमाता है, और दूसरे स्टेप में टाटा स्टील उसी स्क्रैप से नया टाइप का ग्रीन स्टील बनाता है, और तीसरे स्टेप में वही स्टील वापस टाटा मोटर्स को ही बेचा जाता है ग्रीन प्रीमियम पर। सोचिए, टाटा मोटर्स एक नई गाड़ी बनाता है ग्रीन स्टील से। वो कस्टमर्स को बोलते हैं ये कार पहले से ज्यादा इको फ्रेंडली है। टाटा स्टील को स्क्रैप भी मिल गया और प्रीमियम प्रोडक्ट भी बन गया। कॉस्ट भी कम, मार्जिन भी ज्यादा। यही है अल्टीमेट मेगा केस स्टडी। पर रुकिए जरा, आपको लग रहा होगा कि ये सारे स्क्रैपिंग के इकोसिस्टम में आपका तो घाटा ही हो रहा है, मायापुरी वाला अभी भी आपको ज्यादा पैसे देता है। जब आप अपनी गाड़ी एक्चुअल में स्क्रैपिंग के लिए देते हो तो जो स्क्रैपर होता है वो आपको देता है एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक्चुअल में पैसा है। इस सर्टिफिकेट को दिखाने पर आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कई बार 100% माफ हो जाता है। उसके ऊपर से नई गाड़ी पर रोड टैक्स में 25% तक की छूट मिल जाती है। और सोने पे सुहागा ये है कि ऑटो कंपनीज ने वादा किया है सरकार से कि वो सर्टिफिकेट के बदले नई गाड़ी के ऊपर आपको 2 से 5% तक का अपफ्रंट डिस्काउंट भी देंगे। सोचिए जरा, आप 10 से 15 लाख की नई गाड़ी ले रहे हैं, उसके ऊपर लगभग आपको 5% का डिस्काउंट मिल गया।
प्लस रोड टैक्स भी आपका बच गया और लाखों रुपया वैसे बचा सकते हो। आपकी 15,000 की जो स्क्रैप की वैल्यू थी उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा और भी हो जाता है। ये है असली फाइनेंशियल हैक। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके पास नोटिफिकेशन आए कि गाड़ी का फिटनेस टेस्ट ड्यू है या डीजल बैन की खबरें सुने आप, तो इसे सिर्फ एक फाइन की तरह मत देखिएगा, बड़ी तस्वीर देखिए। इंडिया कोशिश कर रहा है कि एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी से निकलकर वो एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा सके। वो 15 साल का नियम जो है वो थोड़ा डर तो देखो देता है कि मेहनत की कमाई से आदमी गाड़ी लेता है, लेकिन वो सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, वो एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत है, देश के लिए एक बड़ा कदम है। वो जो पुरानी गाड़ी आपके पास है वो किसी बिल्डिंग के लिए स्टील का सोर्स बन सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कॉपर का सोर्स और इंजन के लिए एल्यूमिनियम का सोर्स बन सकती है। वो जंग में लिपटा हुआ देश का खजाना है और टाटा, मारुति, सरकार सब मिलकर इसी ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। स्टे क्यूरियस, स्टे ट्यून। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.